अध्याय 18 ऊर्जा स्वरूप एवं स्रोत पर आधारित। आइए हम एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं और सबसे पहले हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न सॉल्व करते हैं, जिसमें कि प्रश्न नंबर 1 है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, पृथ्वी पर ऊर्जा का मूल स्रोत है। जी हाँ, 4 ऑप्शंस इसके दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर 1 विद्युत ऊर्जा, ऑप्शन नंबर 2 चुंबकीय ऊर्जा, ऑप्शन नंबर 3 सौर ऊर्जा और ऑप्शन नंबर 4 पवन ऊर्जा। तो इसका सही आंसर होगा कि पृथ्वी पर ऊर्जा का मूल स्रोत है आंसर नंबर सौर ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है। 4 ऑप्शंस यहाँ पर भी दिए गए हैं, अ मेथेन, ब एथेन, स प्रोपेन और द ब्यूटेन। तो इसका सही आंसर होगा मेथेन। क्वेश्चन नंबर 3 है, नवीनीकरण ऊर्जा का उदाहरण है। 4 ऑप्शंस हैं हमारे पास, अ कोयला, ब पेट्रोलियम पदार्थ, स जलाऊ लकड़ी और द पवन ऊर्जा। तो इसका सही आंसर होगा द पवन ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 4, सोलर सेल में उपयोग होने वाला प्रमुख तत्व है। अ तांबा, ब सिलिकॉन, स काली सतह और द इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ब सिलिकॉन। क्वेश्चन नंबर 5, छत्तीसगढ़ शासन के ऊर्जा विभाग का उपक्रम क्रेडा की स्थापना की गई है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, अ दुर्ग में, ब कबीरधाम में, स बस्तर में और द रायपुर में। तो इसका सही आंसर है द रायपुर में। अगला क्वेश्चन है, जीवाश्म ईंधन का उदाहरण नहीं है। अ प्राकृतिक गैस, ब पेट्रोल, स लकड़ी और द कोयला। तो इसका सही आंसर होगा स लकड़ी। क्वेश्चन नंबर 7, सूर्य में ऊर्जा की उत्पत्ति का कारण हाइड्रोजन परमाणु के नाभिकों का है। अ संलयन क्रिया, ब विखंडन क्रिया, स योजन क्रिया और द इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा अ संलयन क्रिया। क्वेश्चन नंबर 8, सोलर सेल सौर ऊर्जा को सीधे परिवर्तित करता है। अ विद्युत ऊर्जा में, ब यांत्रिक ऊर्जा में, स प्रकाश ऊर्जा में और द रासायनिक ऊर्जा में। तो इसका सही आंसर होगा अ विद्युत ऊर्जा में। क्वेश्चन नंबर 9, बांध के पानी में ऊर्जा होती है। अ स्थितिज ऊर्जा, ब गतिज ऊर्जा, स यांत्रिक ऊर्जा और द उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा अ स्थितिज ऊर्जा। सूर्य के नाभिक में पाया जाता है। अ प्रोटॉन, ब हाइड्रोजन, स ड्यूटेरियम और द टाइट्रियम। इसका सही आंसर होगा स ड्यूटेरियम। क्वेश्चन नंबर 11, ऊष्मा का सबसे अच्छा अवशोषक है। अ काली सतह, ब सफ़ेद सतह, स नीली सतह और द पीली सतह। तो इसका सही आंसर होगा अ काली सतह। क्वेश्चन नंबर 12, गाय के गोबर का सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटन से बनता है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, अ सीएनजी, ब बायोगैस, स एलपीजी और द इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ब बायोगैस। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, और जो कि है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। और क्वेश्चन नंबर 1 है, घरों में मुख्यतः खाली स्थान ईंधन का उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर होगा जीवाश्म, दैट इज घरों में मुख्यतः जीवाश्म ईंधन का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, सोलर कुकर खाली स्थान ऊर्जा पर आधारित है। तो इसका आंसर है सोलर कुकर सौर ऊर्जा पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 3, गोबर तथा जल के मिश्रण से एक विशेष संयंत्र में खाली स्थान गैस तैयार की जाती है। तो इसका आंसर होगा गोबर तथा जल के मिश्रण से
एक विशेष संयंत्र में बायोगैस तैयार की जाती है? क्वेश्चन नंबर 4, परमाणु बम में खालिस्तान अभिक्रिया होती है? तो इसका आंसर होगा परमाणु बम में नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया होती है। क्वेश्चन नंबर 5, नाभिकीय विखंडन क्रिया के लिए खालिस्तान गैस की आवश्यकता नहीं होती। तो इसका आंसर होगा नाभिकीय विखंडन गैस के लिए ऑक्सीजन गैस की आवश्यकता नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 6, खालिस्तान में नियंत्रित नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया होती है? तो इसका आंसर होगा नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रित नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया होती है। क्वेश्चन नंबर 7, ग्रेफाइट की छड़ नाभिकीय रिएक्टर में खालिस्तान के रूप में प्रयोग की जाती है? तो इसका आंसर होगा ग्रेफाइट की छड़ नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में प्रयोग की जाती है। क्वेश्चन नंबर 8, सूर्य पृथ्वी से लगभग खालिस्तान किलोमीटर दूर है? तो इसका आंसर होगा सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। अब आइए तीसरे प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं और हमारा तीसरा प्रश्न है सही जोड़ी बनाइए। इसमें हमको 2 स्तंभ दिए गए हैं, स्तंभ अ और स्तंभ ब। तो इनमें से हमें सही जोड़ी बनाना है। तो स्तंभ अ में दिया गया है सोलर कुकर, सौर सेल, सौर जल ऊष्मक, जीवाश्म ईंधन, बायोगैस। ब में दिया गया है कोयला व पेट्रोलियम, गोबर व पानी, काली सतह, सिलिकॉन, तांबे का ट्यूब। तो चलिए आइए हम सही जोड़ी बनाते हैं। तो स्तंभ अ में हम देखें तो सोलर कुकर, तो इसका आंसर आएगा काली सतह। सौर सेल, तो सौर सेल इसका आंसर आ जाएगा सिलिकॉन। सौर जल ऊष्मक, इसका आंसर होगा तांबे की ट्यूब। जीवाश्म ईंधन, इसका आंसर होगा कोयला और पेट्रोलियम। बायोगैस, इसका आंसर आएगा गोबर और पानी। चलिए अब हम पाठ के अंत में दिए गए प्रश्नों को हल करते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 है सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला क्वेश्चन है जितने ऊर्जा स्रोत हम उपयोग में लाते हैं उनमें से अधिकांश सौर ऊर्जा को निरूपित करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा स्रोत अंततः सौर ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं है? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला भूतापी ऊर्जा, ब पवन ऊर्जा, स नाभिकीय ऊर्जा और द जैव मात्रा। तो इसका सही आंसर होगा स नाभिकीय ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 2, बायोगैस निम्न गैसों का मिश्रण है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। अ नाइट्रोजन, हीलियम, हाइड्रोजन, ब ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, स इथेन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और द मेथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन। तो इसका सही आंसर होगा द, दैट इज मेथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 3, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया है। अ 2 हल्के नाभिकों का आपस में जुड़ना, ब एक भारी नाभिक का हल्के नाभिकों में टूटना, स प्रयुक्त दोनों, द इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा 2 हल्के नाभिकों का आपस में जुड़ना। क्वेश्चन नंबर 4 है जीवाश्म ईंधन है। इसका आंसर है कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ब बायोगैस, तरंग ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, स ज्वारी ऊर्जा, पनबिजली ऊर्जा एंड द पवन ऊर्जा, महासागरीय तापी ऊर्जा, भूतापी ऊर्जा। तो इसका आंसर होगा अ कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। क्वेश्चन नंबर 5 है सौर सेल एक ऐसी युक्ति है जो अ विद्युत ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में, ब सौर ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा में, स सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में और द सौर ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा में परिवर्तित करती है।
तो इसका सही आंसर होगा सौर सेल एक ऐसी युक्ति है जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ रहे हैं और जो कि है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग खाली स्थान वाले दिन नहीं कर सकते। तो इसका आंसर आएगा कि गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग वर्षा वाले दिन या बरसात वाले दिन नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 2 टॉर्च का जलना रासायनिक ऊर्जा का खालिस्तान ऊर्जा में रूपांतरण है। तो इसका आंसर आएगा टॉर्च का जलना रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण है। क्वेश्चन नंबर 3 समुद्रों से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा है। तो इसका आंसर आएगा समुद्रों से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा है पहला तरंग ऊर्जा, दूसरा ज्वारीय ऊर्जा और तीसरा महासागरीय तापीय ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 4 सोलर कुकर खालिस्तान ऊर्जा को खालिस्तान ऊर्जा में रूपांतरित करता है। तो इसका आंसर आएगा सोलर कुकर प्रकाश ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में रूपांतरित करता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 है नामांकित रेखा चित्र की सहायता से सौर कुकर की क्रियाविधि समझाइए। तो प्यारे बच्चों इसके लिए आपको जो चित्र दिख रहा है उसके अनुसार डायग्राम ड्रॉ करना है, उसे लेबल भी करना है, नामांकित करना है। अब आइए हम क्रियाविधि देखें। तो इसकी क्रियाविधि में हम देखते हैं कि यह एक ऐसी युक्ति है जिसे सूर्य द्वारा विकिरित ऊष्मा ऊर्जा का उपयोग करके खाना पकाने के लिए हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, क्रियाविधि हम देखें तो यह एक रोधी धातु या लकड़ी के बक्से का बना होता है जो भीतर से पूर्णतः काले रंग का होता है। पकाए जाने वाले भोजन को धातु पात्रों में रखते हैं जो बाहर से काले रंग के होते हैं। तत्पश्चात धातु पात्रों को सौर कुकर बॉक्स के अंदर रखते हैं और कांच की शीट से ढक देते हैं। एक बार सूर्य की ऊष्मा किरणें कुकर बॉक्स में प्रवेश कर जाती हैं तो कांच का ढक्कन उन्हें वापस बाहर जाने नहीं देता है। इस तरह सूर्य की अधिकाधिक ऊष्मा किरणें बॉक्स में रोक ली जाती हैं, जिसके कारण सौर कुकर बक्से में लगभग 2 से 3 घंटे में ही लगभग 100 डिग्री सेल्सियस से 140 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है और यह ऊष्मा काले पात्रों में रखी भोजन सामग्रियों जैसे चावल, दालों और सब्जियों को पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। अगला प्रश्न है सौर कुकर बक्से को भीतर से काला रंग कर देते हैं क्यों? तो इसका आंसर है सौर कुकर बक्से को भीतर से काला रंग कर देते हैं क्योंकि काला रंग ऊष्मा को लगभग पूर्णतः अवशोषित कर लेता है। प्यारे बच्चों हम जानते हैं कि काला रंग ऊष्मा का अच्छा अवशोषक है, इसीलिए हम सौर कुकर बक्से को भीतर से काला रंग देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 सौर कुकर के बक्से को कांच की शीट से ढकते हैं क्यों? तो इसका आंसर है सौर कुकर के बक्से को कांच की शीट से ढकते हैं क्योंकि बक्से के अंदर की ऊष्मा इससे बाहर नहीं निकल पाती। क्वेश्चन नंबर 3 है सौर कुकर बक्से में समतल दर्पण परावर्तक उपयोग किया जाता है क्यों? तो इसका आंसर है सौर कुकर बक्से में समतल दर्पण परावर्तक उपयोग किया जाता है क्योंकि यह सौर ऊर्जा संग्रहण क्षेत्र को बढ़ा देता है तथा उसे बॉक्स के अंदर परावर्तित कर देता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है उस युक्ति का नाम बताइए जो सूर्य के प्रकाश को बिजली में परिवर्तित करता है। तो उस युक्ति का नाम है सौर सेल जो सूर्य के प्रकाश को विद्युत ऊर्जा में या बिजली में परिवर्तित करता है। क्वेश्चन नंबर 6
मवेशी गोबर के अतिरिक्त बायोगैस संयंत्र में कौन से अन्य पदार्थों को डाला जा सकता है? तो इसका आंसर है मवेशी गोबर के अतिरिक्त बायोगैस संयंत्र में पादप, अपशिष्ट और मल को डाला जा सकता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन के बीच विभेद कीजिए। तो नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन के बीच हम निम्नानुसार विभेद कर सकते हैं। नाभिकीय संलयन, तो इसमें हम देखते हैं कि यह दो हल्के नाभिकों को जोड़कर एक भारी नाभिक का निर्माण किया जाता है। और नाभिकीय विखंडन में तो इसमें किसी भारी परमाणु के नाभिक को निम्न ऊर्जा न्यूट्रॉन से बमबारी कराकर हल्के नाभिकों में तोड़ा जा सकता है। नाभिकीय संलयन में हम देखें तो इसमें विशाल परिमाण की ऊर्जा उत्पन्न होती है और इसमें नाभिकीय विखंडन में इसमें विशाल मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। नाभिकीय संलयन, तो इसमें इस अभिक्रिया में उत्पन्न उत्पाद का द्रव्यमान अभिक्रिया में भाग लेने वाले मूल नाभिकों के व्यष्टिगत द्रव्यमानों के योग से कुछ कम होता है। और नाभिकीय विखंडन में तो इसमें मूल नाभिक का द्रव्यमान व्यष्टिगत उत्पादों के द्रव्यमानों के योग से कुछ ही अधिक होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर हम बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, ऊर्जा स्रोतों का वर्गीकरण नवीकरणीय तथा अनवीकरणीय वर्गों में किस आधार पर करेंगे? तो इसका आंसर है ऊर्जा स्रोतों का वर्गीकरण नवीकरणीय तथा अनवीकरणीय वर्गों में उस पदार्थ के अपशिष्ट पदार्थ प्राप्त करने के आधार पर वर्गीकृत करते हैं या वर्गीकृत करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, ऐसे दो ऊर्जा स्रोतों के नाम लिखिए जिन्हें आप नवीकरणीय मानते हैं। अपने चयन के लिए तर्क दीजिए। तो इसका आंसर है सोलर कुकर, सौर सेल ऊर्जा स्रोतों को हम नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत मानते हैं क्योंकि इसमें कोई भी अपशिष्ट पदार्थ नहीं बनता है, केवल सूर्य के ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा उपयोग के लाभ लिखिए। तो इसके लाभ निम्न हैं। सबसे पहला लाभ हम देखें तो मानव निर्मित उपग्रहों तथा अंतरिक्ष अन्वेषक युक्तियों जैसे हम देखें तो मार्स ऑर्बिटर में सौर सेलों का उपयोग प्रमुख ऊर्जा स्रोत के रूप में किया जाता है। रेडियो अथवा बेतार संचार तंत्रों अथवा सुदूर क्षेत्रों के टीवी रिले केंद्रों में सौर सेल पैनल उपयोग किए जाते हैं। ट्रैफिक सिग्नलों, परिकल्कों तथा बहुत से खिलौनों में सौर सेल लगे होते हैं। सौर सेल पैनल विशिष्ट रूप से डिज़ाइन की गई छतों पर स्थापित किए जाते हैं ताकि इन पर अधिक से अधिक सौर ऊर्जा आपतित हो, लेकिन हम देखते हैं कि यह अत्यधिक महंगा होता है जिसके कारण अभी इसका घरेलू उपयोग सीमित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पवन ऊर्जा की सीमाएं लिखिए। तो इसका आंसर है कि पवन ऊर्जा फॉर्म केवल उन क्षेत्रों में लगाए जा सकते हैं जहां पवन की गति 15 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक हो, तभी टरबाइन की आवश्यक चाल बनाई रखी जा सकती है। लास्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा रूपांतरण से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर है, यदि भारी और हल्की वस्तु एक समान गति से जा रही हो तो भारी वस्तु में हल्की वस्तु की अपेक्षा अधिक ऊर्जा होगी। हल्के से हथौड़ी किल पर मारने पर किल दीवार में थोड़ी ही अंदर जाती है, जबकि भारी हथौड़ी जोर से मारने पर किल दीवार में पूरी तरह अंदर घुस सकती है। एक पत्थर की हम कल्पना करें जो पहाड़ी के सिरे की एक किनारे पर स्थित है। हवा का एक तेज झोंका उसे हिला सकता है। वह जैसे जैसे ढलान पर नीचे उड़कता है उसमें गतिज ऊर्जा आ जाती है। गिरती हुई वस्तु की गति तेज और फिर और तेज होती जाती है। अंत में तेज गति का पत्थर जब जमीन से टकराता है तो वह कुछ काम करता है, जैसे वह किसी अन्य वस्तु को चकनाचूर कर सकता है।
अतः वस्तु जमीन से जितनी अधिक ऊंचाई पर होगी वह उतनी ही अधिक दूरी तक गिर पाएगी और उसकी उतनी ही अधिक स्थितिज ऊर्जा होगी। सभी वस्तुओं में संग्रहित ऊर्जा होती है। वह ऊर्जा किसी अन्य रूप में परिवर्तित तब तक नहीं होती जब तक कोई बाह्य परिवर्तन या बल न लगता हो। जैसे जब कोई पटाखा फूटता है तब उसकी संग्रहित रासायनिक ऊर्जा प्रकाशीय ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा और गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। इस प्रकार इस दुनिया में ऊर्जा का निरंतर एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण हो रहा है। यही नहीं, ऊर्जा निरंतर ही एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित भी होती रहती है।